नमस्कार, मैं हूं आरती राय। गुरुस्थल के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे। आज की जो हमारी विषय वस्तु है वह है ताम्र पाषाणिक संस्कृति। इस ताम्र पाषाणिक संस्कृति को ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। ठीक, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने के लिए लिखी हूँ, ठीक है ना, ताम्र पाषाणिक संस्कृति। ये जो मैं लिखी हूँ इसको बताने के पहले कुछ मूलभूत बातें मैं बताना चाहती हूँ। आप लोग थोड़ा ध्यान लगा के सुनिए, ठीक है ना। अभी तक जो भी हमारी पढ़ाई हुई, जो भी हमने पढ़ाया, वह क्या पढ़ाया था? पाषाण काल पढ़ाया था। आपका ये ताम्र पाषाण संस्कृति या ताम्र पाषाण काल आपके सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन यहाँ से इक्का दुक्का प्रश्न पूछे गए हैं संस्कृतियों को लेकर के। ठीक, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। इसे हमने वादा भी किया था, इसको बाद में मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। पर जो मेरा बच्चा मेरे सामने जो रोज़ बैठ के पढ़ता है, ये कभी कभी तो गायब हो जाते हैं, आते नहीं हैं, लेकिन ये बहुत जोर दिए कि नहीं, हमें ताम्र पाषाणिक संस्कृति पढ़ा देना चाहिए। तो मैं इनकी बात को मानते हुए पढ़ा दे रही हूँ। इसका लाभ आप लोग भी उठाइए। और मैं उन सभी सब्सक्राइबर जो हमारे हैं, जो प्रथम सब्सक्राइबर जो हुए हैं, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। अच्छे अच्छे कमेंट भी आए हैं मेरे पास, और कुछ लोगों ने सलाह भी दिया था कि बड़ा लिखूँ। बेटा, जो बड़ा लिखने की बात है ना, अगर मैं बहुत बड़े बड़े लिखने लगूँगी ना तो 10 लाइन से एक बोर्ड पर नहीं आएगा। मैं पहले इसको लिखती हूँ, फिर मिटाती हूँ, लिखती हूँ, फिर रिकॉर्ड करती हूँ, फिर मिटाती हूँ, फिर लिखती हूँ। इस तरीके से कार्य चलता है, बहुत लंबा चलता है। मैं सोचती हूँ कि कम से कम समय में यह वीडियो बन जाए, जल्दी बन जाए। ठीक, नहीं तो एक एक लाइन लिखवाऊंगी ना तो वो बहुत लंबा, एक ही क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास में बन सकता है। ठीक, तो कुछ एक और बच्ची है, नाम हमें नहीं याद आ रहा है, जिसने लिखा कि मुझे टीजीटी का अलग से प्लेलिस्ट बना देना चाहिए। बेटा, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए है। ठीक, हाँ, प्रश्नों के प्रकृति में पीजीटी में थोड़ा बदलाव आएगा कि वो गहराई में जाएगा। आप अगर सिलेबस की बात करेंगी, पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम में एक आध 2 लाइन ऐसा है जो बदल के दिया हुआ है, बाकी सब है वहीं। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ नहीं पढ़ाना है, सब पढ़ाना है उसमें, बस तरीके बदल दिया है। ठीक, तो मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ, मुझे पता है कि क्या है, मैं भी इन परीक्षाओं से गुजर चुकी हूँ। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर इसको मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। ताम्र पाषाणिक संस्कृति से इक्का दुक्का प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, और कई सारे लोग हैं जो अलग अलग हमें सलाह दिए, मुझे कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ठीक है, आप सभी का जो सलाह दिए हैं, जो मुझे अच्छी अच्छी बातें लिखे हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और ये वीडियो दरअसल देखिए फ्री में मैं बना रही हूँ, आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। यह एक सामाजिक कार्य है, और सच कहे तो मेरा कोई अपना है जो दूर बैठा हुआ है, उसको सिखाने के लिए मैं यह वीडियो बना रही हूँ। मेरे पास समय की बहुत कमी होती है, उसके बावजूद भी मैं यह बना रही हूँ। आप लोग भी इसका लाभ लीजिए। ठीक, क्योंकि ये चैनल मैंने फ्री पढ़ाने के लिए ही खोला था, इतिहास पढ़ाने के लिए, लेकिन मेरा कोई अपना, जब टीजीटी और पीजीटी दोनों में फॉर्म भर दिया है और उसने हमें पढ़ाने के लिए कहा, तो मैं पढ़ाने लगी हूँ। तो आप लोग भी इसका लाभ लीजिए। ठीक, जो पढ़ाऊँगी सही होगा, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए ताम्र पाषाणिक संस्कृति। इस ताम्र पाषाणिक संस्कृति के पहले जो हमने पढ़ा था, पाषाण काल पढ़ा था। ठीक, हमारी जो शुरुआत हुई थी, इतिहास की शुरुआत पाषाण काल से ही होती है। ठीक है ना। आप जरा देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा 2 मिनट बैठ देखिए। इतिहास की जो शुरुआत होती है, इतिहास की ये जगह मैं आपको समझाने के लिए ही लिखी हूँ। ठीक है ना। इतिहास की जो शुरुआत होती है कहाँ से? पाषाण काल से होती है ना, पाषाण काल। इस पाषाण काल को हम 3 भागों में बांट के पढ़े थे। ठीक, पूरा पाषाण काल,
फिर क्या पढ़े, मध्य पाषाण काल, और क्या पढ़े हम, नवपाषाण काल। ठीक, ये हम पढ़ चुके हैं, पूरा हमारा समाप्त हो गया। ठीक है ना। यह जो अवस्था रही, यह क्या थी, यह मानव विकास की अवस्था थी। क्या क्या थी, मानव विकास, मानव विकास की अवस्था रही। ठीक है ना। यह पाषाण काल का जो समय है, जो कालखंड है, जो समयावधि है, वह क्या थी, वह मानव विकास की अवस्था थी। ठीक, यह धीरे धीरे सफर तय करते हुए यहाँ नवपाषाण काल तक आता है मानव, और इसी नवपाषाण काल में वो व्यवस्थित रूप से कृषि करना और पशुपालन करना सीख जाता है, मृदभांड बनाना भी सीख जाता है। जब ये सारी चीज़ें सीख जाता है तो अच्छे तरीके से समाज की परिकल्पना होती है। नहीं यार, ठीक है, फिर से सुनो। हम ये बता रहे हैं कि यहाँ जो है ये इतना, ये जो पाषाण काल का ये जो तीनों चरण है, यह क्या है, मानव विकास की अवस्था की, मानव विकास वाली ये अवस्था है, ये मानव विकास का चरण है। ठीक, मानव किसी तरीके से, यहाँ तक जो मानव है किसी तरीके से अपना पेट भर पाया। ठीक, पशुपालन किया, कृषि करना सीख लिया। जब पेट भरने का ठिकाना हो गया तब क्या हुआ, तब समाज की परिकल्पना हुई। ठीक, इन लोगों ने धीरे धीरे पशुपालन, कृषि, भोजन का जब करते हुए, भोजन का जब ठिकाना हो जाता है, भोजन का ठिकाना हो गया। ठीक, भोजन का जब ठिकाना हो गया तो क्या होता है, तब जाकर के इनकी समाज की परिकल्पना, और वो समाज धीरे धीरे आगे बढ़ा। ठीक, और यहाँ तक आया, और इसी नवपाषाण काल के लोग वह धीरे धीरे और विकास में आगे बढ़े। फिर यहाँ पर विकास में आगे बढ़े, इस समय काल से और आगे, ठीक, तांबे का खोज हुआ। ठीक है ना। अब इसे जरा मैं हटा रही हूँ, अब फिर से समझ लीजिए। इसी में तांबे का क्या हुआ, खोज हुआ। ठीक है ना। तांबा क्या है, तांबा एक लचकदार धातु है। अगर इस तांबे के एवज में हम कांसा की बात करें तो कांसा एक मजबूत धातु है। कांसा एक मजबूत धातु है। इस ये जो है कांसा कहाँ हम देखते हैं, हड़प्पा में देखते हैं, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में। उसी सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। ठीक है ना। मानव ने जिस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया वह क्या थी, वह तांबा थी। मानव ने जिस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया वह क्या था, वह तांबा था। ठीक, वह तांबा था। इस समय के लोग तांबा को गलाने की तकनीक जानते थे, और गला के क्या बनाते थे, औजार बनाते थे। ठीक, इस तांबा को पिघलाने की, पिघलाना यानी गलाना, पिघलाने की क्या करते हैं, तकनीक जानते थे ये लोग, अपना औजार वगैरह इससे बनाया करते थे। ठीक है ना। ये क्या इतना बात समझ में आया बेटा, बताइए। अगर समझ में आया तो हम आगे बढ़ें। आया, आगे बढ़ें। चलिए, अभी हम ऊपर जो लिखे हैं उस पर हम आ रहे हैं
यहाँ मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, थोड़ा सा समझाना ज़रूरी होता, अगर आप समझ लेंगे ना तो अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक, देखिए यह जो ताम्रपाषाण काल का जो समाज था, सबसे पहले यहाँ देख ली, यहाँ हमने क्या पढ़ा, यहाँ हमने पाषाण काल पढ़ा। ठीक, इसी के तुरंत नीचे बाद क्या हुआ, ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल शुरू होता है। ठीक, और इसी के बाद क्या होता है भाई, सिंधु घाटी, सिंधु घाटी शुरू होता है। लेकिन यहाँ जो ताम्रपाषाण काल है, इस सिंधु के बाद भी ताम्रपाषाण काल देखने को मिलता है। ठीक, उसके बाद क्या आता है, लौह, लौह काल हम पढ़ते हैं। ठीक, और ये देखिए यहाँ पर ताम्रपाषाण और यहाँ पर ताम्रपाषाण है, और ये क्या है, सिंधु घाटी, ये क्या है, बीच में है। तो ये जो सिंधु घाटी होता है, यह क्या है, यह एक संक्रमण की अवस्था पे स्थित है। इन दोनों, यहाँ पर भी आपको मैं यह बताऊं कि ये जो कई सारी संस्कृतियां हैं वह इस सिंधु के बाद भी चलती रही। ठीक, इसमें एक कायथा संस्कृति मैं पढ़ाऊंगी, वह कायथा संस्कृति सिंधु की समकालीन थी। अब सिंधु की इससे ज़्यादा जानकारी नहीं, हमारी कल से क्लास सिंधु की होगी। ठीक, क्या इतना समझ में आ रहा है आपको? फिर पाषाण काल के बाद हम ताम्रपाषाण काल पढ़ेंगे। अभी ताम्रपाषाण के बाद सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे, यानी हड़प्पा सभ्यता। ठीक, उसके बाद हम वैदिक काल पे आ जाएंगे। ठीक ना, इस ताम्रपाषाण काल को चाल्कोलिथिक और कैल्कोलिथिक भी कहते हैं। इंग्लिश में सी से ही अक्षर शुरू होता है। ठीक ना, अब इतना तो आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ें, चलिए अब देखिए हम इस पे आ रहे हैं अपने ताम्रपाषाणिक संस्कृति पे। बेटा जो अभी पढ़ाया समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो बता दीजिए, फिर से दोहरा देती हूँ, क्योंकि वो पिछली चीज़ें हमें समझानी ज़रूरी थी इसको बताने के लिए। ठीक ना, समझ में आया? वेरी गुड। चलिए देखिए, ताम्रपाषाणिक का जो समाज था ना, वह ग्रामीण ही था। ठीक, जिस काल, ये जो ताम्रपाषाण काल, क्यों पाषाण काल में क्या था, औजार थे, जो उपकरण थे वो किसके थे, पत्थर के थे। लेकिन यहाँ ताम्रपाषाण काल में क्या होता है, औजार तांबे के भी पाए जाते हैं। तो इसीलिए जिस काल में, जिस समय अवधि में पाषाण के साथ अर्थात पत्थर के साथ साथ तांबे के भी औजारों का प्रयोग हुआ, वह ताम्रपाषाण काल अर्थात ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहलाई। ठीक, देखिए यहाँ पर मैं लिखी हूँ, जिस काल में मनुष्य ने पत्थर एवं तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग करना सीख लिया, उस काल को ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहते हैं। ठीक, फिर से सुनिए, जिस काल में मनुष्य ने पत्थर एवं तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग करना सीख लिया, उस काल को ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहते हैं। सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग हुआ वह क्या था, तांबा था। ठीक, उत्तर भारत में सबसे पहले तांबे का उपकरण कांटेदार बर्छी प्राप्त हुआ है। कब? 1822 में। कहाँ से? कानपुर के बिठूर नामक स्थान से। उत्तर भारत में सबसे पहले कांटेदार बर्छी कानपुर के बिठूर नामक स्थान से प्राप्त हुआ 1822 में। ठीक, इस ताम्रपाषाण काल को चाल्कोलिथिक और कैल्कोलिथिक भी कहते हैं। अब देखिए, जो ये पढ़ाने का जो मेरा मुख्य उद्देश्य है, ये यहाँ पे ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से है। आपकी परीक्षा में सवाल यही पूछेगा
कि निम्न में से कौन सी ताम्र पाषाणिक संस्कृति है, या यह पूछेगा कि ये संस्कृति किस स्थान पे पाई गई है, इसके खोजकर्ता कौन है, या तो यह पूछेगा कि यहाँ से और क्या पाए गए हैं, क्या क्या चीज़ें पाई गई हैं, उन्हीं के बारे में मैं यहाँ पर आप लोगों को जो जो महत्वपूर्ण लगता है वह बता रही हूँ। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मैं लिखी हूँ ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ। ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया है ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ। ठीक। इस ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में पहला नंबर आता है आहार संस्कृति। ठीक। दूसरा नंबर आता है मालवा संस्कृति। यह आहार संस्कृति की जो समय जो शुरुआत होती है वह कब से होती है? 2100 ईसा पूर्व से शुरुआत होती है। कब? दक्षिणी राजस्थान में। इन संस्कृतियों के द्वारा हम ये जो समय दिया गया है इस पर जरा एक मिनट बात सुन लीजिए कि ये जो संस्कृतियों, जहाँ पर देखिए मैंने 2100 लिखा है। ठीक। मेरे पास और भी पुस्तकें हैं जिनमें किसी में 2800 लिख दिया है, किसी में 2400 लिख दिया है। ठीक। तो यहाँ पर जो सही गणना हमें लगी है वो हम लिखे हैं। आप लोगों के पास भी किताब होगी तो उसमें अलग अलग समय काल दिया होगा। आप कहेंगे कि यह गलत है। मैं भी इसको सही करने के लिए अपने और साथ के गुरुओं से मैं पूछी हूँ तो उन लोगों ने भी यह ऐसा हमको बताया है और मैं आपके सामने लिख रही हूँ। ठीक। मेरे पास कई सारे पुस्तकें हैं जिसमें अलग अलग समय काल दिया हुआ है, ये कब से, लेकिन यह समय कभी पूछेगा नहीं आपके कि ये शुरुआत जरूर पूछ देगा कि हो सकता है ये कब शुरू हुई, लेकिन कब से कब तक है ऐसा नहीं पूछते हैं। ठीक ना। अब देखिए शुरुआत, ये समय क्यों गड़बड़ हुआ? समय ये है कि कहीं पर खुदाई हुई। ठीक। अब जब कहीं पर उत्खनन होता है, खुदाई होता है, तो उस जगह की जो वस्तु प्राप्त होती है, जो भी साक्ष्य पाए जाते हैं, उसको एक कार्बन रेडियो है, एक रेडियो एक्टिव है। ठीक है। उसको कहते हैं C14। ठीक। कार्बन 14। इस कार्बन 14 के आधार पर किसी भी वस्तु की उम्र ज्ञात की जाती है और इसका ये कार्बन 14 का जो निर्धारण है, जो अनुमान है, वह बिल्कुल अर्ध आयु है। ये हमेशा अपनी अर्ध आयु बताती है कि जो भी वस्तु है उसकी आधे की आयु यह बताएगी और यह निश्चित है। लेकिन देखा जाए तो आजकल तो यूरेनियम से भी उम्र के ज्ञात कहीं कहीं देखने को मिलता है। अतः आप उस पर न जाएं, सिर्फ यहाँ पर यहीं अब तक प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना। कार्बन 14 से अब जब कहीं खुदाई हुई, अब कार्बन 14 से इस रेडियो एक्टिव से पता किया गया किसी चीज़ का, तो वह पता चला कि इतनी पुरानी है, तो किताबों में छप जाता है, भाई डाटा आ जाता है। ठीक। जो भी जानकारी हुई छप गई किताब में। कुछ समय और बीता, कुछ और चीज़ मिल गया, तो वहाँ की चीज़ों के और फिर से उम्र का पता लगाया गया। ठीक। जब उम्र का पता लगाया गया तो पता चलता है ये और पहले की है या और बाद की है। तो इस तरीके से अलग अलग समय काल बन जाते हैं। ठीक। तो उस पर आप लोग परेशान मत होइएगा। अभी तक जो सही है वह मैं बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद 4-5 किताबें हैं जिसमें अलग अलग है। मैं पहले सोच रही थी कि मैं लिखूँ कि ना लिखूँ। लिखने के पहले हमने भी कुछ लोगों से सलाह लिया। ठीक है ना। तो यह देखिए आहार संस्कृति, इन्हीं संस्कृतियों से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आहार संस्कृति 2100 ईसा पूर्व से शुरुआत होती है। ठीक। और ये कहाँ? दक्षिणी राजस्थान में। ठीक ना। अब मालवा संस्कृति की जो शुरुआत होती है 1700 ईसा पूर्व से होती है और ये कहाँ है मालवा संस्कृति? ये मध्य प्रदेश में है। ठीक। अब कायथा संस्कृति की जो शुरुआत होती है 2000 ईसा पूर्व से होती है और ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही है, काली सिंध नदी के पास। ठीक, किनारे हैं। ठीक ना। अब एक है सवालदा संस्कृति की जो शुरुआत होती है वह 2000 ईसा पूर्व से होती है और ये कहाँ हुई? महाराष्ट्र में। ठीक। जोरवे संस्कृति की शुरुआत 1400 ईसा पूर्व में होती है और कहाँ है जोरवे संस्कृति का स्थान? महाराष्ट्र में। ठीक।
अब आते हैं रंगपुर संस्कृति। रंगपुर संस्कृति और प्रभास संस्कृति, यह दोनों संस्कृतियाँ गुजरात में पाई गई हैं और इनका जो समय काल है 1800 ईसा पूर्व है। 1800 ईसा पूर्व से यह प्रारंभ होता है, शुरू होता है। ठीक, इतना क्या समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, अब आगे देखिए, यह ताम्रपाषाण काल का समाज कैसा था? ग्रामीण ही था, ग्रामीण था। ठीक, और इनकी अपनी विशिष्ट मृद भांड परंपरा थी। ये बहुत अच्छे, ये ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग मृद भांड बनाया करते थे बहुत अच्छे प्रकार से। अगर सबसे अच्छे प्रकार की हम बात करें तो वह कहाँ की है? वह मालवा की है। ठीक, यानी कि मृद भांडों में एक रूपता दिखाई पड़ती है। ठीक, फिर से सुनिए, ताम्रपाषाण काल का समाज ग्रामीण था, इनकी अपनी विशिष्ट मृदभांड परंपरा थी, यानी कि मृदभांडों में एक रूपता दिखाई पड़ती है। और जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में मुख्य रूप से 4 संस्कृतियों से ही पूछे जाएंगे। ठीक ना, यहाँ पर मैं लिख दी हूँ। ठीक, यह देखें, एक है संस्कृति कायथा, और यह कायथा संस्कृति हड़प्पा की समकालीन थी। ठीक, और आता है आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति। यह तीनों संस्कृतियां, आहार, मालवा, जोरवे, सबसे लंबे समय तक चलती रही, लगभग 700 ईसा पूर्व तक चली यह। ठीक, अब देखिए आगे जो भी बातें थी, मतलब जो विशेष बातें वो आगे हमने बताई। अब यहाँ पर हम एक एक संस्कृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, अब इस संस्कृति में पहले नंबर पे हमारी जो संस्कृति है वो आहार संस्कृति है। आहार संस्कृति। ठीक, यहाँ आहार संस्कृति में जो भी कुछ महत्वपूर्ण है उनको मैं यहाँ लिखी हूँ आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो आने की संभावना बनती है। ठीक ना, इसी तरीके से लगभग सब में मैं आपको बताऊंगी। ठीक ना, देखिए आहार, आहार संस्कृति की खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। आहार संस्कृति की खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। ठीक, किया है या किया था। ठीक ना, यह जो आहार संस्कृति है बनास नदी घाटी में है। ठीक, बनास नदी घाटी में इस ताम्रपाषाणिक संस्कृति का उदय हुआ। कौन सी ताम्रपाषाणिक संस्कृति? यह आहार संस्कृति का कहाँ पे हुआ? बनास नदी घाटी में ये इसका उदय हुआ। ठीक, और इस आहार संस्कृति को यहाँ के जो लोग थे, स्थानीय लोग, उसे क्या कहते थे? इसे स्थानीय लोग, आहार संस्कृति को स्थानीय लोग इसे धूलकोट के नाम से जानते थे। धूलकोट के नाम से जानते हैं। ये जो आहार संस्कृति यहाँ पर ये है धूलकोट, इसे धूलकोट के नाम से जानते हैं। आहार इस संस्कृति का प्रारूप पूरा स्थल है। आहार इस ताम्रपाषाणिक संस्कृति का प्रारूप पूरा स्थल है, अर्थात आदर्श स्थल है। ठीक है ना, प्रारूप जो है ये आप आदर्श भी लगा सकते हैं। ठीक, आहार से पत्थर का कोई भी उपकरण प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक, नहीं हुआ है। आहार संस्कृति से पत्थर का एक भी उपकरण प्राप्त नहीं हुआ है, सिर्फ तांबे के उपकरण पाए गए हैं। ठीक ना, आहार के सभी उपकरण किसके हैं? तांबे के हैं। ठीक, अगर ऐसे हो सकता आपको ना समझ में आए से चलो स्क्रीनशॉट आप लोग खींच लिया करें। ठीक है ना, आहार के सभी उपकरण तांबे के हैं। आहार का प्राचीन नाम क्या है भाई? ताम्रावती है, और इसी ताम्रावती को तांबावती भी कहते हैं। अब यह ताम्रावती क्यों? ताम्रावती का मतलब क्या है? तांबे का स्थान, जहाँ से तांबे अधिक मात्रा में पाए गए हैं। ठीक, आहार से तांबे के गलाने के प्रक्रिया का प्रमाण मिला। आहार से तांबे को आहार से तांबे को गलाने
के प्रक्रिया का प्रमाण मिला, अर्थात कि यहाँ आहार संस्कृति में लोग तांबे को गलाते थे, पिघलाते थे, औजार वगैरह बनाते रहे होंगे, ठीक, और अपनी ज़रूरत की भी चीज़ें बनाए होंगे। आहार से स्तूपिका कलश मिला है, ठीक, आहार संस्कृति से स्तूपिका कलश मिला है। और क्या मिला? मनौती कुंड मिला है, यानी कि कुंड है, जलाशय, वहाँ लोग मन्नत वगैरह मानते रहे होंगे, ठीक, मनौती कुंड मिला है। और क्या मिला? आहार से बहुमुखी चूल्हे मिले, यानी कि चूल्हे हैं उनके कई मुंह हैं, बहुमुखी चूल्हे मिले हैं, ठीक। और क्या मिला है? आहार से पैर से चलने वाली चक्की मिला है, सूत काटने के चरखे मिले हैं। फिर से सुन ले, आहार से स्तूपिका कलश, मनौती कुंड, बहुमुखी चूल्हे, पैर से चलाने वाली चक्की, सूत काटने के चरखे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक। आहार की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? टेराकोटा के बैल। आहार से आहार जो संस्कृति की जो है सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? यहाँ पर टेराकोटा के बैल मिले। टेराकोटा जानते हैं? वो मिट्टी वाला ही होता है, ठीक। आहार संस्कृति के अंतर्गत अन्य प्रमुख स्थल हैं, ठीक। इस आहार संस्कृति जो है, आहार के जो चीज़ें हैं वो और दूसरे स्थलों में सेम, मतलब एक रूपता पाई गई है। इसके अंतर्गत ही कुछ स्थल हैं, वो प्रमुख स्थल हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। ये देखिए, आहार संस्कृति के अंतर्गत अन्य प्रमुख स्थल कौन से हैं? ये जो स्थल हैं, एक स्थल है गिलुंद, ठीक, दूसरा स्थल है बलाथम, तीसरा स्थल है मरमी, ठीक। ये जो स्थल है कहाँ? ये बनास नदी के क्षेत्र में ही है ये स्थल, गिलुंद, बलाथम और मरमी, ठीक। अब इस गिलुंद के बारे में थोड़ा देखते हैं। ये जो गिलुंद है कहाँ? आहार संस्कृति वाला जो क्षेत्र है, ठीक। इस गिलुंद से एक ताम्रपाषाणिक स्थल है, गिलुंद एक ताम्रपाषाणिक स्थल है जहाँ से पाषाण उद्योग के साथ मकान, ये जो गिलुंद है, ये जो ऐसा जो ताम्रपाषाणिक स्थल है आहार संस्कृति के अंतर्गत, यहाँ से पाषाण उद्योग का साक्ष्य मिला कि यहाँ पर पाषाण उद्योग था। और क्या था? यहाँ पर पकी हुई मिट्टी के ईंटें थे, पकी हुई ईंटें। देखिए, फिर से देख लीजिए, गिलिंद एक ताम्रपाषाणिक स्थल है जहाँ से पाषाण फलक उद्योग, ठीक, पाषाण, सॉरी अगर हमने फलक नहीं बोला है तो फिर से सुन लीजिए, पाषाण फलक उद्योग, साथ में मकान निर्माण में पकी ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर गिलुंद में जो पाषाण फलक उद्योग के साक्ष्य पाए गए और यहाँ पर जो मकान बने हैं उसमें पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है, ठीक। अब यहाँ हमने गिलुंद की बात कर दी, अब बलाथम की बात करते हैं। ये देखिए, बलाथम का खोज BN मिश्रा ने किया था, ठीक। यह कहाँ है? आहार संस्कृति वाला स्थल है, ठीक, बलाथम। और ये बलाथम नवीन ज्ञात स्थल है, ये बहुत पुराना ज्ञात नहीं स्थल हुआ, नए नए ज्ञात हुआ है, ठीक। अब एक बलाथम से बेर जानते हैं ना, बेर, ठीक, बलाथम से बेर तथा यू आकार के चूल्हे का प्रमाण मिला है। ये बलाथम जो नवीन खोज स्थल है, ज्ञात स्थल है, और यहाँ से बेर के साक्ष्य मिले हैं और यू आकार में चूल्हे के प्रमाण पाए गए हैं, ठीक। अब तीसरा स्थान है मरमी, ठीक। यह मरमी कहाँ है भाई? चित्तौड़गढ़ जिले में ही है, ठीक। यह ताम्रपाषाणिक स्थल है मरमी। यहाँ से बैलों की मिट्टी की यहाँ से इस मरमी से बैलों की मिट्टी की मृण मूर्तियाँ मिली हैं, मिट्टी की बने हुए बैल की मूर्ति मिली है। कहाँ से? मरमी से, ठीक। अब हमारा यह आहार संस्कृति की जो बातें मुख्य थी वह बता दिया। अब हम क्या बताएंगे? मालवा संस्कृति, ठीक, मालवा संस्कृति, ठीक है ना। ये देखिए, ये है मालवा संस्कृति, ठीक।
मालवा संस्कृति के मृदभांड समस्त ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में विशिष्टता एवं उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है, अर्थात यह श्रेष्ठ मानी जाती है। ठीक, मालवा संस्कृति के जो मृदभांड हैं, जितने भी ताम्रपाषाणिक संस्कृति हैं, उन संस्कृतियों में सबसे श्रेष्ठ मालवा के ही मृदभांड हैं। ठीक, मालवा संस्कृति में शवों को घरों में ही दफनाया जाता था। जो मालवा संस्कृति में जो घर मिले, वो वहाँ के लोग न जो घर मिले ना, वहाँ से यह प्रमाण मिला कि वो अपने घर के नीचे ही अपने शवों को, अपने जो उनके मृत थे, जो उनके प्रियजन थे, उनको दफना दिए गए हैं। ठीक, यही मैं यहाँ पर लिखी हूँ, मालवा संस्कृति में शवों को घरों में ही दफनाया जाता था। ठीक, शवों में घरों में ही दफनाया जाता था। ठीक, शवों को उत्तर पश्चिम दिशा में रखा जाता था। शवों को घरों में दफना देते थे और उनकी जो दिशा थी वह कैसी थी? उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक, अब मालवा संस्कृति के अन्य प्रमुख ताम्रपाषाणिक स्थल हैं। ठीक, मालवा संस्कृति, ठीक, मालवा कहाँ है भाई? मध्य प्रदेश में है, लिख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक, अब ये मालवा संस्कृति के जो कुछ प्रमुख पाषाणिक स्थल हैं, इनमें एक नाम है महेश्वर। ठीक, महेश्वर, और दूसरा नाम है एरण। एरण भी एक जगह है, ये मालवा संस्कृति में है। ठीक, एक स्थल है नागदा, एक स्थल है डगवाड़ा। इस डगवाड़ा को दंगेवाड़ा भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, और एक स्थल है नवदा टोली। ठीक, इस मालवा संस्कृति की जो प्रमुख ताम्रपाषाणिक स्थल हैं, इसमें है महेश्वर, एरण, नागदा, डगवाड़ा, नवदा टोली। ठीक, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, ये 5 प्रमुख स्थल हैं, और भी स्थलें हैं। ठीक, इस एरण से क्या मिला है? इस मालवा संस्कृति की जो स्थल है एरण, इस एरण से विशाल मिट्टी का रक्षा प्राचीर मिला है। मिट्टी का रक्षा प्राचीर यानी कि दीवार, 4 दीवारी मिली है। ठीक है ना, रक्षा प्राचीर मिला है एरण से, याद रखिएगा, यह प्रश्न कभी भी बनेगा। ठीक, फिर नागदा से क्या मिला है? नागदा से हाथी दांत की बनी मानव की मूर्तियां मिली है। इस मालवा संस्कृति में जो एक नागदा स्थल है, यहाँ से हाथी दांत की बनी मानव की मूर्तियां मिली है। ठीक, जो हाथी दांत से बना हुआ है। और डगवाड़ा या दंगेवाड़ा से यज्ञ वेदी का अवशेष मिला है। ठीक, यज्ञ वेदी यानी यज्ञ वगैरह हुआ होगा। फिर इसका एक प्रमुख स्थल क्या है जो सबसे अधिक है? यहाँ से भी प्रश्न बनते रहे हैं। आपका ये दंगेवाड़ा पूछे या ना पूछे, एरण और नागदा जरूर याद रखिए, और नवदा टोली याद रखिएगा। ठीक, यह है नवदा टोली। नवदा टोली अब तक का सबसे बड़ा उत्खनित ग्रामीण स्थल है। ये जो नवदा टोली है, अब तक का सबसे बड़ा उत्खनित ग्रामीण स्थल है, यानी कि यहाँ पर जो लोग थे वो ग्राम वाली थी, ग्रामीण समाज था। ठीक, उत्खनित ग्रामीण ताम्रपाषाणिक स्थल है। ठीक, नवदा टोली अब तक का सबसे बड़ा उत्खनित ग्रामीण ताम्रपाषाणिक स्थल है। इस स्थल की खुदाई किसने कराई थी? HD सांकलिया ने कराई थी। इस स्थल की खुदाई HD सांकलिया द्वारा कराई गई। यहाँ से सर्वाधिक फसलों के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? नवदा टोली से सर्वाधिक फसलों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच लिया करें। ठीक, इतना खींच लीजिए, हो गया।